हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन कुमार अभिमेत। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड की 8वीं कक्षा का गणित अध्याय 3 देखेंगे। ठीक है, यानी चैप्टर 3 देखेंगे। चैप्टर 3 क्या है? तो ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, इस चैप्टर को देखेंगे और इसमें हम जो प्रश्न है, जितना भी प्रश्न है उसको देखेंगे और उसको देखेंगे। और उसको देखने से पहले क्या है कि हम लोग कुछ बातों को समझ लेते हैं, बाद में हम लोग प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पॉइंट हमारा सरल आकृति, फिर है खुली आकृति और फिर है बंद आकृति। सबको देख लेंगे, ठीक है। इसका पहले डिफिनीशन जान लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, ऐसी आकृति जिसमें पेंसिल एक बिंदु से चलना प्रारंभ कर उसे बिना काटे और पेंसिल उठाए पूरी आकृति पर चलाई जा सके, वह आकृति सरल आकृति कहलाती है। ठीक है, चलिए खुली आकृति क्या है? तो वे आकृतियां जो अपने प्रारंभिक बिंदु पर समाप्त नहीं होती है खुली आकृतियां कहलाती है। प्रारंभिक का मतलब होता है शुरुआती बिंदु। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बंद आकृति क्या है, इसको समझिए। बंद आकृति वे आकृतियां जो अपने प्रारंभिक बिंदु पर समाप्त होती है, ठीक है, बंद आकृतियां कहलाती है। ओके, जो अपना प्रारंभिक बिंदु पर समाप्त होगी कौन सी आकृति कहलाएगी? तो बंद आकृति कहलाएगी। ठीक है, जिसे सब समझ लेते हैं। देखिए एक पॉइंट से हम चलना शुरू करें, मान लीजिए एक कोई पॉइंट है, वहां से पेंसिल का नोक रखे और उसको आगे बढ़ाते 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 हुए ले आए और यहाँ पे हम रुक गए। ठीक है, तो ये जो आकृति बना है क्या हो गया? जो मेरा आकृति बना क्या हो गया? ये भी एक क्या होगा? सरल आकृति हो गया, या इसको सरल रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए ए पॉइंट है कोई, ये कोई पॉइंट और यहाँ से ऐसे 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 यहाँ ले आए और कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटा, और एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटा तो क्या होगा? एक सरल रेखा हो गया, सरल सरल आकृति हो गया। और सरल आकृति के साथ साथ ये क्या है? खुली आकृति भी है। देखिए ये जो है यहाँ से आया, फिर यहीं पे इसका पॉइंट रह गया, ये पॉइंट यहाँ चले आता तो ये हो जाता बंद आकृति। ठीक है, बट हुआ क्या इसमें, जो यहाँ से हम शुरू किए और यहाँ ही आके रुक गए, यहाँ नहीं आए, ठीक ना। और यहाँ चले आते तो हमारा ये जो होता सरल एवं बंद आकृति होता, लेकिन सरल एवं बंद आकृति नहीं है, सरल एवं खुली आकृति हो गया। सरल भी हो गया और खुली भी हो गया। ठीक है, सरल क्यों हो गया? क्योंकि कहीं भी किसी को नहीं, कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रहा है। ठीक है, यदि एक दूसरे को काट देगा तो फिर दूसरा हो जाएगा, क्या होगा आगे जानेंगे। अब देखिए फिर ए पॉइंट से हम चलना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फिर ऐसे आया, फिर यहीं पे पहुंच गए। जब यहीं पे पहुंच गए तो ये हमारा सरल आकृति तो हुआ ही, क्योंकि कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रहा है। और उसके साथ साथ क्या हुआ? बंद आकृति में, क्योंकि इसका जो प्रारंभिक बिंदु था फिर यहीं पे चले आया। ठीक है, अब देखिए ये वृत्त है, देखिए इसमें क्या हुआ, यहीं से हम चले और फिर यहीं पे आ गए, तो एक दूसरे को नहीं काटा कहीं भी, मतलब एक खुद को ही कहीं कहीं भी नहीं काटा, तो क्या हो गया? सरल आकृति हो गया। और सरल आकृति के साथ साथ ये क्या हो गया? बंद आकृति है, क्योंकि इसका जो प्रारंभिक बिंदु है यानी शुरुआती बिंदु है फिर यहीं पे आके रुक गया। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या होगा? इस सरल आकृति के साथ साथ प्रारंभिक मतलब सरल आकृति के साथ साथ क्या होगा? बंद आकृति भी है। फिर इसमें भी देखिए, इसमें क्या हुआ, यहाँ से चला, फिर यहाँ से चला और फिर ऐसे ऐसे आगे फिर यहीं पे रुक गया, और यहीं पे रुक गया तो क्या हो गया? सरल आकृति। सरल आकृति के साथ साथ क्या है? यह बंद आकृति है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे समझेंगे बहुभुज। बहुभुज को समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ये बहुभुज क्या है? पॉलीगॉन। ठीक है, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी आकृति बहुभुज कहलाती है। मतलब तीन या तीन से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी आकृति बहुभुज कहलाती है। ठीक है, समझ गए? या रेखाखंड की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती है। या कह सकते हैं रेखाखंडों से मतलब रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती है। या तो सरल आकृति हो या बंद हो, क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हमको दिया है बंद आकृति के भाग। ठीक है, इसको समझते हैं, कुछ पॉइंट बंद आकृति के भाग जो है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। अब बंद आकृति से संबंधित तीन भाग होते हैं। बंद आकृति रहेगा, उससे संबंधित कितने भाग होंगे? तो तीन। एक होगा अभ्यंतर यानी अंदर का भाग, एक होगा बहिर्भाग यानी बाहर का भाग, एक होगा परिसीमा। ठीक है, अब देखिए
ये जो अंदर वाला भाग दिख रहा है त्रिभुज है, इसका जो अंदर का भाग है इसको अभ्यंतर बोलेंगे, ठीक है। और देखिए ये जो बाहर, ये जो भाग दिख रहा है ये बाहर बाहर, इसको क्या कहेंगे, बही भाग कहेंगे। और जो ये भुजा है इसको हम लोग सीमा बोलते हैं, परिसीमा। क्या बोलेंगे इसको, परिसीमा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व इसको करेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए क्या कर रहा है, 1 नंबर में क्वेश्चन, आयत के अभ्यंतर भाग में बने बिंदु बताइए। तो आयत के अभ्यंतर भाग बोल रहा है ना, तो ये आयत है, इसके अभ्यंतर बोले तो अंदर वाला भाग बोल रहा है, तो आयत के अभ्यंतर भाग क्या आ जाएगा, देखिए तो जो अंदर होगा वही ना होगा, पी आर क्यू। तो पी आर क्यू जो बिंदु है क्या है, अभ्यंतर है, इसका आंसर लिखेंगे अभ्यंतर, ठीक है। अभ्यंतर क्या है, पी आर क्यू है, तो पी क्यू आर जो है अभ्यंतर है। अब बोल रहा है ऐसे बिंदु लिखिए जो आयत के बही भाग में हो, बही भाग में हो बोल रहा है 1 नंबर में, तो 2 नंबर में बही भाग की बात कर रहा है। तो बही भाग की बात करेगा तो बाहर जो होगा उसको लिखेंगे, तो 1 और 2, तो यू और एस है जो बाहर है। अब बाहर वाले को क्या बोलते हैं, बही भर के बोलते हैं। बहिर्भाग कौन कौन है, तो हमारा है यू और एस है जो बाहर है। बहिर्भाग बोले का मतलब बाहर वाला, तो हो जाएगा यू और एस, चाहे एस यू बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर में क्या कर रहा है, क्या एन तथा एल आयत की परिसीमा पर है। तो परिसीमा बोले तो भुजा पर जो होगा उसी को बोलेंगे, तो परिसीमा पर है ना, सीमा पर है ना, तो एन और एल पूछा है ना, बोलेंगे हाँ परिसीमा पर क्या है, तो एन और एल है, ठीक है। एन और एल है परिसीमा पर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखेंगे क्या चीज, बहुभुज का नामकरण। बहुभुज का हम लोग नाम कैसे रख देते हैं उसको समझते हैं थोड़ा, ठीक है। अब हम लोग बहुभुज की नाम देखेंगे, ठीक है ना, कि नाम कैसे रख देते हैं बहुभुज का, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है इसको समझिए, बहुभुज, बहुभुज का नामकरण हम उसकी भुजा या उसके शीर्षों की संख्या के आधार पर करते हैं, ठीक ना। मतलब बहुभुज का नाम क्या करते हैं, तो उसकी संख्या या और शीर्ष के आधार पर हम उसका नाम रख देते हैं। समझ में आ गया, चलिए इसको समझते हैं। तो आकृति का नमूना, ये जो आकृति है उसका नमूना है, और ये आकृति में भुजा या शीर्षों की संख्या और आकृति का नाम। तो देखिए तो आकृति का नमूना, और क्या बोला है हम किसके आधार पर इसका नाम रखते थे, भुजा। तो ये जो ई है, एक ए भुजा हो गया, और एक ए भुजा हो गया, और एक ए भुजा हो गया, ठीक ना। और शीर्ष की बात हो रहा था, इसमें शीर्ष भी दिया है ना, देखिए शीर्षों की संख्या, शीर्ष क्या होता है समझ ली। अब देखिए ये जो एगो इधर से पॉइंट जा रहा है और इधर से एगो पॉइंट जा रहा है, यहाँ मिल रहा है ना, देखो इधर से जा रहा है और इधर से को जा रहा है और यहाँ मिल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इधर से आ रहा है और फिर इधर से आ रहा है, तो यहाँ मिल रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, तो यहाँ भी मिल रहा था, शीर्ष बोलेंगे। तो शीर्ष का होगा 1 2 3, अब भुजा भी कितना 1 2 3 है, तो 3 3 है, 3 3 है, तो इसी के आधार पर इसका नाम होता है, ठीक है। 3 भुजा है इसका, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, और इधर से को जा रहा है, एगो इधर से, तो यहाँ भी मिल रहा है, फिर इधर से और यहाँ भी मिल रहा है, और इधर से और इधर से यहाँ भी मिल रहा है, और इधर से और इधर से यहाँ भी मिल रहा है। तो 1 2 3 4 जगह मिल रहा है, 1 2 3 4 भुजा भी है, ठीक है। 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, और 4 भुजा भी है, तो इसका नाम क्या हो गया, चतुर्भुज, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 भुजा 2 भुजा, और यहाँ तक 3 भुजा, फिर यहाँ से यहाँ 4 भुजा, और यहाँ से यहाँ 5 भुजा। अब 5 जगह पर मिल रहा है, देखिए तो 5 शीर्ष भी हो गया, अब 5 भुजा भी होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, पंचभुज बोलेंगे। तो यहाँ देखिए 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा 6 भुजा, इसमें भुजा कितना है, 6 है। 6 जगह पे मिल भी रहा है, देखिए जहां जहां मिलेगा वही उसका शीर्ष होगा, एक ए शीर्ष हो गया, फिर एक ए शीर्ष हो गया, फिर एक ए शीर्ष। तो टोटल इसमें शीर्ष कितना है, 1 2 3 4 5 6, शीर्ष भी 6 और भुजा भी 6, तो इसको क्या बोलेंगे, षष्ठभुज, ठीक है। अब देखिए इसमें, इसमें देखिए 1 भुजा 2 भुजा, एक ए भी भुजा है, 3 थोड़ा फिगर खराब बन गया, ध्यान दीजिएगा, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा 6 भुजा 7 भुजा, और 7 शीर्ष भी है, देखिए तो 7 शीर्ष भी है, गिन लीजिएगा, 7 शीर्ष भी है और 7 भुजा भी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सप्तभुज बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। विकर्ण समझिए, डायगोनल, विकर्ण को समझेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो देखिए जैसे ये कुछ फिगर है, ठीक है, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये देखिए तो 1 2 3 4 5, पंचभुज हो गया, ये षष्ठभुज होगा। इसमें विकर्ण क्या होगा, विकर्ण को हमको समझना है, ठीक है। क्या चीज को समझना है, विकर्ण को।
तो विकर्ण को देखिए, इसमें विकर्ण कैसे होगा, तो विकर्ण कैसे हम लोग बना सकते हैं, विकर्ण कैसे इसमें खींच सकते हैं जो समझते हैं। तो विकर्ण क्या करते हैं, जो एक पॉइंट होता है उसके बगल वाला पॉइंट को छोड़ के दूसरा, मतलब उसके मान लीजिए ए है तो ए बी हो गया, तो इसके बगल वाले पॉइंट छोड़ के उसके आगे वाला पॉइंट से क्या करते हैं हम लोग विकर्ण खींचे। देखिए तो इसमें इसको इसके बगल का पॉइंट ई हो जाएगा और इसको छोड़ के खींचिएगा यहाँ, तो यहाँ तो खींचा हुआ है, तो इसमें जो विकर्ण होगा, इसमें त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं गिर है, ठीक है ना, तो इसमें विकर्ण की संख्या नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चतुर्भुज में इसके बगल में ये हो गया और इसके बगल में ए हो गया और इसके बगल में ए हो गया, इसके बगल में ए हो गया। देखिए कहाँ से कहाँ खींच सकते हैं हम, इसके बगल में ए हो गया तो इसके साथ तो नहीं खींच सकते इसका विकर्ण, ठीक है, तो विकर्ण कहाँ से खींचेगा, इसके साथ खींचा जाएगा, ए से सी खींचा जाएगा, ए से सी, तो ए को विकर्ण हो गया ए सी। फिर देखिए अब बी से डी खींच सकते हैं, बी से डी खींच सकते हैं, बी से डी खींचा गया, 2 विकर्ण खींचा गया, तो चतुर्भुज में कितना विकर्ण खींचा गया, 2। अब देखिए यहाँ, यहाँ से यहाँ नहीं खींच सकते क्योंकि इसका बगल का है, यहाँ से यहाँ भी नहीं खींच सकते क्योंकि इसका बगल का है, ठीक ना, और यहाँ से यहाँ खींच दिए क्योंकि बगल का नहीं था, ठीक है, बगल वाले एकदम मतलब पूरा निकटतम रहेगा उसका, उसमें क्या होगा, हम लोग विकर्ण नहीं खींच सकते, ठीक है, तो इसके बगल वाले को छोड़कर बाकी जो होगा उसमें विकर्ण हम लोग खींच सकते हैं। अब देखिए ई ई देखिए ई जो है, ई विकर्ण खींचा हुआ है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, ये खींचा हुआ है विकर्ण, तो एक यहाँ विकर्ण खींच दिए, पंचभुज था तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक विकर्ण तो यहाँ खींच दिए, अब खींचेंगे इससे यहाँ, क्योंकि इसका बगल का ए है, इसका बगल का ए, इसका बगल का ए है, ए नहीं है तो इसमें खींच दिए, और देखिए यहाँ इसका बगल का ए है नहीं है, तब इसमें खींच देंगे, ए तो है तो इसमें नहीं खींचाएगा। अब देखिए फिर इसमें इससे खींच सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, इसमें इससे नहीं खींच सकते लेकिन इससे तो खींच सकते हैं ना, बिल्कुल, तो इससे खींच देंगे, ठीक है। अब देखिए इससे इसमें नहीं खींच सकते लेकिन इससे इसमें खींच सकते हैं ना, खींच देंगे, ठीक है। अब देखिए अब कहीं खिंचा रहा है, तो अब यहाँ से यहाँ खींच दिए, नहीं यहाँ से यहाँ तो नहीं खींच सकते, यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ हो गया। अब इसमें नहीं खींचा गया, तो टोटल विकर्ण इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4, देखिए गिनिए सही से, 1 2 3 4 5, तो पंचभुज में, तो पंचभुज में हम लोग 5 विकर्ण खींच सकते हैं। अब देखिए षष्ठभुज में हम लोग कितना विकर्ण खींचते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 भुजा, इसमें कितना विकर्ण खींचा गया, ऐसे समझिए। इसको क्या करेंगे, पहले तो इसको ऐसे मिला देंगे, एक विकर्ण हो गया, क्योंकि इससे इसमें तो नहीं ना खींच सकते, ये बगल वाला है तो नहीं खींच सकते। अब देखिए इसको यहाँ से मिला देंगे, 2 विकर्ण, फिर इसको यहाँ मिला देंगे, 3 विकर्ण, फिर इसको यहाँ मिला देंगे, 4 विकर्ण हो गया। देखिए अब इसको यहाँ मिलाएंगे, 5 विकर्ण हो जाएगा, अब इसको यहाँ मिलाएंगे, 6 विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ मिलाएंगे, 7 विकर्ण हो गया, ठीक है ना, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखिए 7 विकर्ण हो गया, और कहाँ मिलेगा, देखिए इसको, फिर इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे और फिर इसको यहाँ मिलाएंगे, देखिए हो गया, इसमें 9 विकर्ण हो गया, कितना टोटल विकर्ण हो गया, 9 विकर्ण हो गया, ठीक है। इसमें 9 विकर्ण हो गया, इसमें 5 विकर्ण हो गया, इसमें 2 विकर्ण हो गया, इसमें 1 भी नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे समझते हैं। उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज को समझिए, वे बहुभुज जिनके विकर्ण उसके अंदर ही उपस्थित हो उत्तल बहुभुज कहलाते हैं, मतलब वे बहुभुज जिनके विकर्ण क्या हो, उसके अंदर ही उपस्थित हो, तो क्या कहलाएगा, उत्तल बहुभुज कहलाता है, ठीक है। चलिए उसको समझते हैं हम लोग थोड़ा, एक और टिप्पणी से जान लेते हैं तो समझेंगे अच्छे से। अवतल बहुभुज, वे बहुभुज जिनके विकर्ण अंदर और बाहर स्थित होते हैं तथा एक कोण 180 से अधिक हो, अवतल बहुभुज कहलाते हैं। चलिए तो अवतल यहाँ समझ लीजिए, अवतल समझने से पहले अभी उत्तल को हम लोग पढ़े थे, उत्तल को पहले समझ लेते हैं, ठीक ना। तो उत्तल को समझिए, क्या बोला है, वे बहुभुज जिनके विकर्ण उसके अंदर ही उपस्थित हो उत्तल बहुभुज कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए सम में जितना विकर्ण खींचे हैं, सबके अंदर में ना खींचे हैं,
सबका अंदर में खींचे है तो क्या है बहुभुज, कौन सा बहुभुज हो जाएगा ये, उत्तल भी हो जाएगा, सरल भी हो जाएगा और बंद भी हो जाएगा। तो बंद बहुभुज भी हो गया, सरल बहुभुज भी हो गया और उत्तल भी हो गया। ये भी क्या होगा, सरल बहुभुज हो गया, उत्तल बहुभुज हो गया और बंद बहुभुज हो गया। ये भी सरल बहुभुज हो गया, उत्तल बहुभुज हो गया और बंद बहुभुज हो गया। ठीक है, चलिए समझ गए। अब क्या बोला है, अवतल। तो अवतल में क्या हो बोला है, वे बहुभुज जिनके विकर्ण अंदर और बाहर स्थित होते हैं तथा एक कोण 180 से अधिक हो, अवतल बहुभुज कहलाते हैं। तो देखिए पहले तो कोण वाली बात समझ लीजिए, कोण है कि ना 180 डिग्री। देखिए तब यहाँ देखिए ये जो होता है 180 डिग्री से क्या होता है, अधिक होगा। ठीक ना, एक कोण की बात किया है, ये कौन सा हो जाएगा, अवतल बहुभुज हो गया। और इसका देखिए तो बाहर विकर्ण है कि नहीं, देखिए तो ये जो विकर्ण यहाँ खींचेंगे तो बाहर ना खिंचा रहा है, बाहर खिंचा रहा है, और एक विकर्ण यहाँ भी मिल सकता है। तो देखिए बाहर इसका विकर्ण है और अंदर भी विकर्ण है, बात जो बोले हैं वो भी है इसमें। ठीक ना, अब देखिए एक यहाँ भी विकर्ण खिंचाएगा और एक यहाँ भी विकर्ण खिंचा जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर यहाँ भी विकर्ण खिंचा रहा है, यहाँ भी, सॉरी यहाँ नहीं खिंचाएगा, यहाँ खिंचा जाएगा, यहाँ ही खिंचा जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, और इसका देखिए इसका योग जो है कितना है, मतलब एक एक जो है भुजा कितना होता है, 180 डिग्री से ज्यादा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, अवतल बहुभुज कहते हैं। ठीक ना, अवतल बहुभुज कहते हैं, 180 डिग्री से ज्यादा होने के कारण इसको अवतल बहुभुज कहते हैं। इसमें इसका जो विकर्ण है बाहर खिंचाता है। ठीक ना, बाहर और अंदर भी होता है, देखिए अंदर यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है इसको समझिए थोड़ा। समबाहुभुज, समबाहुभुज को इसको समझिए, वैसे बहुभुज जिनके सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के हो उसे समबाहु, समबाहु मतलब समबाहुभुज कहते हैं। ठीक है, समझ गए, मतलब वैसा बहुभुज जिनके सभी भुजाओं एवं सभी अंतःकोण समान माप के हो, मतलब उसका भुजा भी समान होना चाहिए और कोण भी जो समान होना चाहिए अंदर वाला। तो देखिए तब एक कोई त्रिभुज ले लिए हैं, आप देखिए त्रिभुज ए से बी का जितना है ना लंबाई उतना ही ए से सी का है और बी से सी का है। ठीक है, समझ गए, तो ये इसके बराबर है और इसके बराबर, तो तीनों एक दूसरे के बराबर है। अब कौन बोल रहा है, तो कौन अंतः कोण, तो यानी अंदर वाला कौन, तो देखिए ये भी 60 डिग्री का कौन है, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, तो ये होगा समबाहुभुज। ठीक है, अब देखिए इसमें भी ए से बी का दूरी समान होगा, यानी ये भुजा का दूरी समान होगा, फिर ये भुजा का दूरी समान होगा, ये भुजा का दूरी समान होगा, ये भुजा का दूरी समान, तो इसमें चारों जो होगा ना एक दूसरे के समान होगा। ठीक है, तो ई जो है हमारा वर्ग है, आई चतुर्भुज भी चतुर्भुज है और क्या है वर्ग है, तो इस वर्ग में हमारा सब जो है समान भुजा है। और कोण देख लीजिए, कोण कोण जो है अंतः कोण क्या है, सब 90 डिग्री का है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग, समबाहुभुज कहेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखिए, अब हम लोग देखेंगे अंतः कोण तथा बाह्य कोण, अंतः कोण तथा बाह्य कोण समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, ये है हमारा अंतःकोण हो गया, क्या हो गया, अंदर की ओर है इसलिए ये हमारा क्या हो गया, अंतःकोण। बाह्य कोण की बात करें ना, तो बाह्य कोण की हम बात करें तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये भुजा को हम बढ़ा दिए, थोड़ा बढ़ा रहे हैं ना, बढ़ा रहे हैं, तो ये जो आएगा हमारा क्या होगा, बाह्य कोण होगा। किसी बाह्य कोण अंतः कोण में क्या आता है, अंतः कोण होता है जो अंदर वाला कोण होता है वो अंतः कोण है। अब बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करता है, हमको कोना को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, कोई भी कोना को बढ़ा दीजिए, इसका इधर बढ़ाइए तो इसका बाह्य कोण इधर हो जाएगा, इसको इधर बढ़ाइएगा तो इसका बाह्य कोण इधर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं, इसका अंतः कोण ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको बढ़ाइएगा इसका ये बाह्य कोण हो गया, फिर इसको बढ़ाइएगा तो इसका बाह्य कोण हो गया, फिर इसको इधर बढ़ाइएगा तो इसका बाह्य कोण ये हो गया, फिर इसको बढ़ाइएगा तो इसका बाह्य कोण ये हो गया, ये अंतः कोण हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है। अब हम लोग देखेंगे बहुभुज के अंतः कोणों की मापों का योग। ठीक है, बहुभुज के अंतः कोणों की मापों का योग जानेंगे हम लोग। सूत्र होता है 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90, जहां जो एन होता है ना भुजाओं की संख्या होता है, क्या होता है, भुजाओं की संख्या होता है। और जैसे त्रिभुज में हमको अंतः भुजा का योग निकाला, त्रिभुज में एक भुज, ये अंतः भुजा का क्या निकालना है हमको, योग निकालना, सर अंतः भुजा बोले, अंतः कोण का योग निकालना है, अंतः कोण का योग निकालना है त्रिभुज में। तो देखेंगे भुजा कितना है, 1 2 3, 3 भुजा है, तो अंतः कोण का योग बराबर फॉर्मूला क्या आता है, 2 गुने एन माइनस 2 गुने 90 यानी 90। अब देखिए भुजा एन की जगह, एन क्या होता है, एन की जगह पे हम लोग भुजा रखते हैं। ठीक है, तो 2 गुने भुजा कितना था त्रिभुज में 3 था, तो यहाँ 3 रख दिए, माइनस 2 गुने 90,
दो गुने, इसको घटाएगा तो एक आएगा, अगुने 90, तो कितना हो गया, फिर यहाँ 2 में 1 से गुना करके 2 आएगा, अगुने 90, दो, यहाँ जीरो छूट गया, तो 9 दूना क्या हो जाएगा 18, यानी 180। तो त्रिभुज का अंतःकोणों का योग कितना आता है, 180 डिग्री होता है, ठीक ना। त्रिभुज का अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। अब देख लेते हैं हम लोग चतुर्भुज। अब चतुर्भुज ले लीजिए, तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग हमको निकालना है। तो भुजा क्या गो, इसमें 1 2 3 4, 4 गो भुजा है, 4 गो भुजा है, तो फॉर्मूला लगा देंगे, अंतःकोणों का योग बराबर क्या होता है, 2 गुने n माइनस 2 गुने 90। अब देखिए 2 एन जो है यहाँ भुजा रखाएगा, जितना भुजा रहेगा उतना, तो 4 भुजा था ये रख दिए गुने। अब देखिए 2 गुने, यहाँ क्या कीजिए, इसको घटाएगा तो 2 आएगा, तो 2 गुने 2, गुने क्या था 90, तो 2 दूना 4, और फिर 90, 4 में 90 से गुना कीजिएगा तो 360 आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए, कोई आपसे पूछे कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो आप बोलेगा 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। अब हम लोग बहुभुज के बाह्य कोणों का योग देखेंगे, ठीक है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, चलिए समझते हैं इसको। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज होगा, उसका बाह्यतम जो कोण होगा ना, उसका योग क्या होगा, 360 डिग्री होगा। जैसे देखिए हम त्रिभुज ले ली, त्रिभुज को यहाँ से यहाँ बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका बाह्य भुज हो जाएगा, सॉरी बाह्य कोण हो जाएगा। इसका जो ई पॉइंट ई बढ़ेगा, यहाँ से पॉइंट बढ़ेगा, तो इसका बाह्य कोण कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, इसका बाह्य कोण ई हो जाएगा, ठीक ना, इसका बाह्य कोण ई हो जाएगा, ठीक ना। तो बाह्य कोण का जो है ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, त्रिभुज रहे चाहे कोई भी रहे, ठीक है। देखिए जैसे इसको भी यहाँ बढ़ाएंगे तो इसका बाह्य कोण ई हो जाएगा, और इसका बाह्य कोण ई हो जाएगा, तो बाह्य कोण का मतलब त्रिभुज में बाह्य कोण का ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चाहे कोई भी आकृति हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सबका आकृति मतलब सबका कितना होता है योग, बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। अब चतुर्भुज ले लीजिए, चतुर्भुज को आगे बढ़ाएंगे यहाँ तो इसका बाह्य कोण ई हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ तो ऐसे ऐसे, तो इसका बाह्य कोण ई हो जाएगा, फिर इसको बढ़ाएंगे आगे तो इसका बाह्य कोण ई हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसका बाह्य कोण ई हो जाएगा। तो ये बाह्य कोण जितना है मतलब बाह्यतम जितना कोण है नहीं सबका ये कितना कहलाएगा, 360 डिग्री, ठीक ना। अब पंचभुज में देखिए, तो पंचभुज में इसको इधर बढ़ा देते इसका बाह्य कोण ई हो गया, इसको इधर बढ़ा देते इसका बाह्य कोण ई हो गया, इसको इधर बढ़ाएगा तो इसका बाह्य कोण ई हो गया, इसको इधर बढ़ाएगा तो इसका बाह्य कोण ई हो गया, और इसको इधर बढ़ाएगा तो इसका बाह्य कोण ई हो गया, ठीक है। अब इसका बाह्य कोण ई हो गया, इसका ई हो गया, और इसका ई हो गया, तो सभी का योग कितना आ जाएगा, बाह्य कोण का योग कितना आ जाता है, 360 डिग्री ही होगा, ठीक ना। क्या था, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कोई भी आपसे पूछ दे, ठीक ना, तो 360 डिग्री ही होता है, ध्यान रखिएगा कितना होता है, तो 360 डिग्री ही होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे, ठीक ना, प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन देखेंगे और इसका सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए सरल आकृति, ऐसी आकृति जिसमें पेंसिल एक बिंदु से चलना प्रारंभ कर उसे बिना काटे और पेंसिल उठाए पूरी आकृति पर चलाई जा सके, ठीक है, वह आकृति सरल आकृति कहलाती है। बंद आकृति, वे आकृति जो अपने प्रारंभिक बिंदु पर समाप्त होती है उसे बंद आकृति कहते हैं, ठीक ना। अब क्या बोला हमको, सरल एवं बंद आकृति बताने के लिए बोला था। देखिए ये जो है यहाँ से चला और फिर ऐसे ऐसे आके फिर यहीं पे आ गया, तो क्या हो गया, हमारा सरल आकृति हो गया, ठीक ना। और बंद भी है, देखिए बंद भी है, यहाँ से चला था फिर यहीं पे आ गया, तो सरल आकृति भी हो गया, बंद आकृति भी है। फिर ये भी देखिए, ये यहीं से चला फिर यहीं आ गया, तो सरल आकृति और बंद आकृति भी हो गया। फिर ये जो है यहाँ से चला और फिर यहीं पे आ गया, तो सरल आकृति और बंद आकृति दोनों हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, तो फर्स्ट का सोल्यूशन ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग कि क्या कर रहा है 2 में। देखिए 2 में बोल रहा है, निम्न निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है कौन सी बंद, वह सरल है कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। चलिए तो ये जो आकृति है, देखिए एक पॉइंट जा रहा है फिर यही पॉइंट पे आ जा रहा है, कोई पॉइंट से तो बंद है, चारों तरफ से बंद है, ये सरल आकृति होगा ही और बंद भी होगा और क्या होगा, उत्तल भी होगा, क्योंकि इसका विकर्ण होता है, जो इसका उत्तल का विकर्ण होता है क्या होता है, अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है ना। देखिए तो इसका विकर्ण जो होगा अंदर की ओर होगा, ठीक है। तो ये सरल बंद उत्तल तीनों होगा। अभी देखिए ये सरल तो होगा ही, सरल होगा ही क्योंकि कहीं काट नहीं रहा है तो सरल ही होगा, लेकिन ये खुली भी आकृति होगा, सरल एवं खुली दोनों होगा, ठीक है। अभी देखिए
ये एक दूसरे को काट रहा है, एक यहाँ से चला हुआ ऐसे ऐसे आके फिर यहाँ आ गया, तो ये तो खुली है ही, लेकिन एक दूसरे को काट रहे थे, सरल आकृति हमारा नहीं हुआ। ये कौन होगा जा, कौन सा आकृति हो जाएगा, तो ये हमारा जटिल आकृति हो गया। ठीक है, जटिल आकृति हो जाएगा, सरल आकृति हमारा नहीं होगा। अब यहाँ देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें अंदर की ओर धसा हुआ है, ठीक ना, और जो इसका एक भुजा है, ठीक ना, यानी एक कोण इसका होगा कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। ऐसा कोण हम आपको बनवाए थे, ठीक ना, ध्यान दीजिए थोड़ी देर पहले। इसका कोण जो है 101 कोण होगा, ये जो 180 डिग्री से अधिक होगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, उत्तल नहीं होगा, बल्कि क्या आ जाएगा, अवतल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, अवतल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अवतल। ठीक है, अवतल। सरल भी सरल तो होगा ही, क्योंकि यहाँ से चला फिर ऐसे ऐसे आगे फिर यहीं पे आ गया, तो सरल आकृति होगा ही, और साथ साथ क्या होगा, अवतल भी होगा। ठीक है, तो दो भी सॉल्व हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्या कह रहा है, इसको समझिए। 3 नंबर बोला है, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। अब विकर्णों की संख्या कितनी है वो भी बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, विकर्ण की संख्या भी बताना है। तो क्या करना है, इसके मतलब इसमें क्या बोला, फिर से देख ले, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम तथा उसके संभावित विकर्ण, मतलब इसका नाम लिखना है कि कौन सा बहुभुज होगा। ठीक है ना, और इसमें कितना विकर्ण खींचेगा वो विकर्ण लिख देना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा है तो षष्ठभुज हो जाएगा। ठीक है, षष्ठभुज हो जाएगा, 6 भुजा है तो। अब देखिए यहाँ विकर्ण इसमें खींचना है, तो विकर्ण खींचना है तो देखिए क्या कीजिएगा, पहले एक यहाँ खींच दीजिए, फिर यहाँ खींच दीजिए, मिल गया। 2 विकर्ण हुआ, गिनते रहिएगा, फिर यहाँ से यहाँ खींचिए, 3 विकर्ण हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ खींचे, क्योंकि यहाँ नहीं खींच सकते, बगल वाला में नहीं खींचते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ खींचिए, 3 विकर्ण हो गया। ठीक है, अब इसमें यहाँ खींचिए, 4 विकर्ण हो गया। यहाँ यहाँ से ऐसे लाए हैं, 4 विकर्ण हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसे, अब 4 विकर्ण हमारा हो गया। अब इसको यहाँ से यहाँ लाइए, 5 विकर्ण हो गया, यहाँ से ऐसे लाए हैं। फिर इसको क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ लाइए, 6 विकर्ण हो गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ लाइए, 7 विकर्ण हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ लाइए, 8 विकर्ण हो गया। ठीक है, अब एक विकर्ण हमारा बच रहा है, कौन विकर्ण है, किधर है देखिए, एक विकर्ण और होगा। ठीक है, देखिए अब जस्ट देखिए इसमें 9 विकर्ण हो चुका है। देखिए कैसे 9 विकर्ण से समझिए, यहाँ से एक यहाँ घिस दिए तो एक हो गया विकर्ण सीधा, फिर ये वाला 2 हो गया, फिर ये वाला 3 हो गया। ठीक है, अब 3 हो गया, फिर यहाँ से इसको लाए, ई वाला 4 हो गया, फिर यहाँ से फिर इसको लाए, 5 हो गया। ठीक है, अब इधर आइए, अब यहाँ से इसको यहाँ भेजे, 6 हो गया, और यहाँ से यहाँ 7 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से एक ई वाला भेज दिए, 8 हो गया, और यहाँ से एक ई भेज दिए, 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया। यदि समझ में नहीं आता तो फिर से यहाँ देख लीजिए, एक नया बना के आपको बतला देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए यह षष्ठभुज मैं बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक षष्ठभुज बन रहा है। ठीक ना, इसमें हम लोग विकर्ण फिर से खींच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक विकर्ण ऐसे खींचा गया, एक हो गया, 2 हो गया, यहाँ देखिए 3 हो गया। अब यहाँ से यहाँ लाएंगे, यहाँ से यहाँ, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ से यहाँ इधर आइए, 6 हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ से क्या कीजिए, इसको मिलाइए। ठीक है, 8 हो गया, और इसको इससे मिला दीजिए, 9 हो गया। अब नहीं मिलेगा, तो एक षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। हमको विकर्णों की संख्या भी इसमें पूछना था, इस षष्ठभुज हो गया, अब विकर्णों की संख्या कितना हो गया इसमें, 9, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है, बीच में चौकोर आकार का मैदान है, बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है,
कितनी बही भाग में है। अभ्यंतर बोले तो अंदर, तो अभ्यंतर वाला पूछ रहा है हमसे अंदर कितना कार्य है और बाहर कितना कार्य है। तो पहले अंदर वाला देख लेंगे, तो 1 2 3 4 5 है, तो अभ्यंतर कितना है 5 हो जाएगा। अब बाही भाग पूछ रहा है तो 1 2 3 जो बाहर होगा से हो जाएगा, तो बाहर कितना है 3 है। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। अब 4 भी हो गया। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझिए। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतः कोणों के भुजाओं की मापों का योग दिया है। बहुभुज के नाम को उनके अंतः कोणों की मापों के योग से मिलाइए। मतलब एक कोण में तो उसका नाम दिया हुआ है और दूसरा कोण में कुछ मान दिया हुआ है, ठीक ना। तो उसको बोल रहा है मान इधर उधर लिखा हुआ है, उसके सामने मान लिखना कि किसका कोण होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, देखिए यदि आपका सभी का मान त्रिभुज, पंचभुज, सप्तभुज, नवभुज, षष्ठभुज का मान यदि याद नहीं है तो उसका एक और तरीका है कि हम मान याद नहीं फिर भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। सही इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ऐसे सबका हम मान लिख दिए सामने सामने, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन आपको याद नहीं है तो क्या होगा इसका मतलब तरीका क्या है, इसका फॉर्मूला जो होता है त्रिभुज का अंतः कोणों मतलब बहुभुज का अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला होता है, उस पर इसको बैठा दीजिए बन जाएगा। तो क्या है फॉर्मूला हमारा 2n-2 इंटू क्या है 90। ठीक है, तो 2 एन क्या है बहुभुजों की संख्या है, तब बहुभुज इसमें कितना त्रिभुज है ना नाम, तो तीन भुजा होता है, 3-2 गुने 90। ठीक है, इसको निकालिएगा तो कितना देगा 2 गुने एक बचेगा और गुने कितना 90, तो 2 एकम 2 और 90 180 आ जाएगा। 180 किसका आ गया, 3 यहाँ रखे ना तो त्रिभुज कहते हैं, यहाँ 180 भर देंगे। ठीक है, फिर पंचभुज में भी ऐसे आप चेक कर सकते हैं, पंचभुज के यदि आप चेक करना सकते हैं तो पंचभुज में कितना है 2 गुने 2 माइनस 90, तो 2 सॉरी यहाँ एन होगा ना, एन के जगह पर पंचभुज की बात किया था, पंचभुज में 5 रखेंगे। यहाँ पंचभुज में कितना भुजा आता है 5 गुने 90। अब देखिए 2 यहाँ 3 आ जाएगा गुने 90, 2 गुने 3 गुने 90, 2 तिहाई 6। ठीक है, और 6 गुने 90 कितना आ जाएगा 540, सॉरी 9×6 = 54, हाँ 500 कितना आ जाएगा 40, तो 540 कहाँ है 540 यहाँ था, तो इसको यहाँ भर देंगे। ठीक है, इसके सामने लिख देंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे सभी को सेट करके आप सामने सामने लिख सकते हैं। तो हमारा पंचभुज का वैल्यू कितना होता है 540 होता है, ठीक ना। पंचभुज में कितना जो है अथी क्या बोले, हाँ भुजा होता था 5 भुजा होता है। सप्तभुज में कितना होता है तो 7 भुजा होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 780। सप्तभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 780 होता है। नवभुज का अंतः कोणों का योग कितना होता है तो 1260 होता है, इसमें कितना भुजा आता है 9 भुजा आता है। और षष्ठभुज का अंतः कोणों का योग कितना होता है तो 720 होता है, ठीक ना। इस कितना होता है 720, और इसके अंतः कोणों का 720 होता है, इसमें भुजा कितना होता है तो होता है षष्ठभुज की बात कर रहे थे, इसमें हो जाएगा 7। ठीक है, तो अब सॉरी 7 बोल रहे हैं 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 6 क्या कह रहा है। ठीक है, 6 को देखेंगे क्या बोल रहा है इसमें। 6 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग 540 है, उसमें कितनी भुजाएं है बताइए। मतलब एक कोण मतलब ये बोला एक बहुभुज के अंतः कोणों का मापों का योग 540 है, तो उसमें कितनी भुजाएं है बताना है। तो हमको अंतः कोणों का योग दे दिया है और उसका भुजा बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल, बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना दे दिया है 540। इसका फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं, बहुभुज के अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला क्या आता है 2 × n-2 इंटू 90, अब बराबर कितना दे दिया 540 दे दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा -2 इंटू, यहाँ ध्यान दीजिए बराबर का चिन्ह तो बराबर का लिखेंगे, ये गुना में इधर लाएंगे तो क्या भाग में आ जाएगा 540 है बटा 90, 0 0 कट गया 9×6 = 54। ठीक है, 6 हो गया। ऐसा ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिएगा 2n है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, 2n बराबर क्या आ जाएगा 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए n बराबर 8 लिखेंगे, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में चला आएगा 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया 4। तो ठीक है, क्या हमसे पूछा था मापों का ये 540 तो उसमें कितनी भुजाएं हैं, तो भुजाएं हमको पूछा था, भुजा कितना है 4 है, यही हमका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे, 7 क्या बोल रहा है।
7। एक बहुभुज सॉरी एक समबाहु समबाहु नहीं समबाहुभुज था। समबाहुभुज एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक अंतः कोणों की कितने माप का होगा। क्वेश्चन बोला है एक बहुभुज मतलब समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, भुजा दे दिया, समबाहुभुज की कितना भुजा दे दिया, 8 दे दिया, उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए और प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा सब बताना। मतलब हमको बाह्यभुज के ठीक ना, बाह्यभुज के कोणों का क्या करना है, हमको ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। और उसका फिर क्या करना है, हमको ज्ञात करना है उसके अंतः कोणों का योग भी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए समबाहुभुजों की संख्या कितना दे दिया है, 8 दे दिया है, तो हम जानते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना, तो 360 डिग्री ले लिया। अतः अब हमको निकालना है प्रत्येक कोण निकालना है, क्या चीज बोला है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करना है, तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर हम लिख लेंगे 360/8, ठीक है। अब देखिए तो 8 8 3 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, बच गए यहाँ 4 और 0, तो 8 5 40, कट गया। तो हमारा बाह्य कोण का मतलब बहुभुज के बाह्य कोण का प्रत्येक कोण मतलब बहुभुज के बाह्य कोण का मतलब एक कोण का मान कितना हो गया, यानी प्रत्येक बोला तो एक है ना, बोला था कितना हो गया हमारा 45 डिग्री आंसर हो गया, ठीक है। अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी में बचा हुआ है, इसी में फिर क्या क्या बोला था, प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा। चलिए अब इसको भी निकाल लेते हैं हम। देखिए कुल अंतः कोणों का योग ई होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। कुल अंतः कोणों का योग कितना होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 2 इंटू एन, एन कितना मिला है, एन अभी नहीं निकला है ना, ये नहीं निकला है कोई दिक्कत नहीं, अभी बन जाएगा, ठीक है। देखिए कुल अंतः कोणों का योग पूछा है ना, तो कुल अंतः कोण का 2 लिख दिए, गुना लिख दिए। अब एन भुजाओं की संख्या, एन क्या होता है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या इसमें क्वेश्चन में दे दिया है कि 8 है, समभुजाओं की संख्या कितना है 8 दे दिया, तो यहाँ 8 भरेंगे, यहाँ 2 गुने 90, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 2 आई 6 आएगा, 6 गुने 90, 6 दूना 12 गुने 90 कितना आ जाएगा, 12 नवा 108, यह 90 था ना, ध्यान दीजिएगा 1080 डिग्री हमारा हो जाएगा। कुल अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री बोला है, हो जाएगा। लेकिन हमको ये निकालने के लिए नहीं बोला, हमको क्या बोला, प्रत्येक अंतः कोण की बात किया, तो प्रत्येक अंतः कोण की बात किया तो क्या कर देंगे, लिखेंगे प्रत्येक अंतः कोण का योग, ठीक है। तो प्रत्येक अंतः कोण का योग हम कैसे निकालेंगे, देखिए अभी बहुत ही आसान तरीका से निकलेगा। तो प्रत्येक अंतः कोण का योग कितना था, देखिए प्रत्येक अंतः कोण के वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1080 में कितना से भाग दे देंगे, क्योंकि भुजा कितना है हमको 8 दिया है ना, तो 8 से हम लोग क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 एकम 8, 2 बच गया, 8 3 24, कितना बच गया यहाँ 4 बच गया, फिर 40, 8 5 40, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, अतः क्या बोला था हमको निकालने के लिए, प्रत्येक अंतः कोण कितना माप का है, तो प्रत्येक अंतः कोण कितना माप का हो गया हमारा 135 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि कोई डाउट है तो डाउट लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। डाउट को हम सॉल्व करेंगे। और कल हम लोग 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे, यानी चतुर्भुज के बारे में भी कल जानेंगे कल का वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।